जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल पैल्सी पे और इसकी टाइप्स से बात कर चुके हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई थी और वो अपने 26 ईयर ओल्ड बेटे के बारे में पूछ रही थी कि मेंटली भी स्लो है थोड़ा सा और जनरलाइज मसल वीकनेस भी है, तो अब वो दवाई पूछ रही थी इसके लिए। हम दवाई नहीं बता सकते। इसमें जी ये इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेन डेवलप कर रहा होता है 8 साल की उम्र तक भी, और उसको भी सीपी में काउंट किया जा सकता है अगर वो मसला इसी तरह मूवमेंट एंड पोस्चर का हो। और सीपी के पेशेंट्स में इंटेलेक्ट भी उसका भी डेफिसिट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे दिमाग के आर्जे हैं जिसमें कोई भी इन्वॉल्व जो मुतासिर कर सकते हैं दिमाग को। और जनरली जिस तरह वो बता रही हैं कि जनरल वीकनेस है और उसके अलावा थोड़ा समझती हैं कि ब्रेन स्लो है, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको न्यूरो फिजिशियन को दिखाना चाहिए। क्योंकि एक बात तो ये है कि वो इसको असेस कर लेंगे क्या वाकई ये सेरेब्रल पाल्सी है या कोई और मसला है, प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है। और दूसरी बात ये है कि अगर सेरेब्रल पाल्सी भी हो तो इसमें एक टीम है जो बच्चे की मदद करती है, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का रोल जनरली तब आता है स्पास्टिक टाइप सेरेब्रल पाल्सी में, और बच्चा 4-6 साल की उम्र में जब चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़ा होना शुरू हो, या कुछ बच्चे अगर बैठ नहीं सकते व्हील चेयर में तो उनकी हेल्प के लिए किया जा सकता है, तो उस वक्त सर्जरी से उनकी हेल्प की जा सकती है जब फिजियोथेरेपी का रोल कम हो जाता है। ओके अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, सेरेब्रल पैल्सी जब हम बात करते हैं तो ये किस तरह का डैमेज है? मतलब वहाँ पे कंप्लीट डैमेज है, पार्शियल डैमेज है? डैमेज तो ब्रेन में हो रहा है ना, जहाँ से वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नर्व निकल रही है वहाँ से डैमेज हो रहा है, तो ये किस तरह का, ये इरिवर्सिबल है? कुछ कर सकते हैं इसको ठीक कर दें? एक बात तो ये है कि इरिवर्सिबल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉन प्रोग्रेसिव चले, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपने कहा कि ऊपर से नॉन प्रोग्रेसिव है, नीचे सिम्टम ज़्यादा हो सकते हैं। नीचे सिम्टम्स इस तरह ज़्यादा हो सकते हैं कि देखिए कि जो मसल्स फ़र्ज़ करें कि जो पाँव को नीचे करते हैं अगर वो टाइट हैं और ऊपर वाले मसल्स नॉर्मल हैं, मेरा तो हो ही नहीं रहा जी, लेकिन तो नॉर्मल मसल्स उन टाइट मसल्स के अगेंस्ट पाँव को ऊपर नहीं ला सकते। अब अगर इसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे कि परमानेंटली मसल्स टाइट हो जाएंगे, जॉइंट टाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी है पहले तो फिजियोथेरेपी, और आजकल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं मसल में, जिससे मसल थोड़ा ढीला पड़ सकता है। और वो जो आप कह रही थी ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स स्प्लिंट्स वगैरह बना के दी जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं उस चीज़ में। तो इस तरह उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए अनट्रीटेड तो ज़ाहिर है कि ग्रोथ के साथ साथ बोन भी उसी तरह जिस पोजीशन में थी उसी में डेवलप होगी, बोन में भी एबनॉर्मलिटी आएगी, मसल्स सुकड़ जाएंगे, इवन कई दफ़ा टांग छोटी हो जाती है। ओके, तो उन सब जी, क्योंकि अगर मसल्स टाइट हो, मसल फोर्सेस जब बोन पर एक एबनॉर्मल तरीके से एक्ट कर रही हैं तो बोन भी ग्रो नहीं करेगी। तो लेकिन अगर इन सब चीज़ों को ट्रीट किया जाए तो ये भी इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि ये बच्चे बेहतर हो जाते हैं। और शुरू में अगर बच्चा बैठ रहा नहीं है वक्त के साथ वो बैठना शुरू कर देता है, दूसरों से थोड़ी सी डिले होती है, कुछ शुरू में अगर चल नहीं रहा चलना शुरू कर देता है। अच्छा सर, हम सारे मोटर फंक्शंस की बात कर रहे हैं जी, जनरली इफेक्टिव मोटर सिस्टम को करता है, बहुत कम सेंसरी इंपेयरमेंट होती है। ये सीपी की एक और ख़ास बात है। उसकी वजह यह है कि दिमाग का वो हिस्सा जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स वगैरह जिनको कहते हैं, उनके साथ वाइट मैटर जो होता है, तो वाइट मैटर में डिसेंडिंग मोटर पाथवेज हैं, तो वाइट उस वेंट्रिकल्स के पास ही डैमेज होता है। ये जो हम ज़बान में हम कलाम है वो हर एक को समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे माँ बाप ने आजकल इंटरनेट भी है और फिर बच्चे का उनका प्रॉब्लम होता है तो कंटिन्यूसली डिस्कशंस उन्होंने की हुई होती हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं सिर्फ इसलिए। और फिर वो आपका जो जी जी वाइट मैटर वेंट्रिकल्स के पास कुछ कहते हैं इसको जी मैं उसको कह सकते हैं सफ़ेद जो है मादा। चले जी, सफ़ेद मादा सुनिए इसको लिटरल मीनिंग नहीं, इसको कुछ कहते हैं सर, मैं इसका नाम भूल गई, उर्दू में ऐसे कुछ कहते हैं। चले जी, अच्छा तो ये मोटर फंक्शन इस तरह के इसमें हमारी स्पीच भी आती है, देखिए आई मूवमेंट्स भी आती हैं, ये सब हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अलावा IQ
डेफिशिएंसी हो सकती है, IQ की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में होते हैं, क्योंकि ब्रेन का जनरली इट्स अ मोटर डिसऑर्डर, लेकिन साथ और चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं। और इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब CP के बच्चों से और जो उनके केयर गिवर्स थे उनसे एक राय ली गई कि आप किस चीज़ को ज़्यादा रेट करते हैं इम्पोर्टेंस के, कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस एजुकेशन को करते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन को करते हैं, तीसरा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, और फिर चौथा एम्बुलेशन आती है, चलना फिरना सबसे आखिर में आती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है कि स्पीच थेरेपी पर शुरू में तवज्जो दी जाए जो बच्चे जिनका स्पीच का प्रॉब्लम है, और इसी तरह ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, फिर उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं करने में आसानी हो, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प कर सकता है और वो स्प्लिंट्स वगैरह बना के दी जा सकती हैं। और फिर आखिर में देखते हुए कि इस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, कुछ बच्चे चल सकते हैं तो उनको चलने में मदद देने के लिए सर्जरी, ब्रेसेस, फिजियो सब की जा सकती है, मेडिसिन। कुछ बच्चे जो है वो चल नहीं सकते, सिर्फ व्हील चेयर पर बैठेंगे लेकिन उनका पोस्चर बहुत ख़राब होगा, तो व्हील चेयर पर बैठने के लिए भी उनका पोस्चर ठीक किया जा सकता है, कमर का टेढ़ी है उसको सीधा किया जा सकता है, पेल्विस को बेहतर किया जा सकता है, अगर ये जोड़ निकले हुए हैं उनको ठीक किया जा सकता है, जूते पहनाने के लिए पाँव को ठीक कर सकते हैं जी, हिप्स भी डिसलोकेशन हो जाती है, पैरालिटिक हिप डिसलोकेशन, उस वजह से फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो CP में एक बड़ा मसला जी ये है कि अगर अनट्रीटेड हो उन बच्चों में भी जो चल नहीं सकते स्पास्टिक टाइप में ख़ास तौर पर, तो आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं मसल पुल की वजह से। अच्छा सर, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मुराद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मुराद साहब, वेलकम टू आवर शो, पहली बार आपकी कॉल आई। हाँ जी मैम, मेरा बेटा है 7 साल का। 7 साल का? जी जी। अच्छा ठीक है। काफ़ी चिड़चिड़ापन, 24 आवर गुस्से में, बस अजीब सी कैफियत है, समझ नहीं पड़ रही कि क्या करूँ। अच्छा नहीं तो क्या हमेशा से ऐसा है या अब आखिर ऐसा हुआ? ये 2 सालों से मतलब इसका ये वो है बिल्कुल। आप लोग उसको डांटते हैं? नहीं, इस तरह कोई वो नहीं, लेकिन स्कूल में भी वो उसकी टीचर कहती हैं कि बस मुझे घूरता रहता है, गुस्से में होता है, अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, आंखें मतलब इस तरह दिखाते हैं ना। अच्छा, एक फील्ड होती है चाइल्ड साइकेट्री, आपने कभी इनको किसी को दिखाया? वैसे डॉक्टर वगैरह को दिखाया है इस तरह, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, इस तरह तो यूजुअली बच्चे नहीं होते। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या कहा? तो वो तो मतलब कोई वो कह रहे हैं कि यार कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन बस कमजोरी वगैरह, वीकनेस। तो कमजोरी किस चीज़ की? मेंटल? हाँ, वो कह रहे हैं कि यार इसकी हेल्थ आपका वो नहीं कर रहे हैं, और ना हम तो सारा वो उस पर वो कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं समझ नहीं पड़ रही कि। घर में और कितने बहन भाई हैं उसके? एक बहन है और एक दूसरा भाई। बड़े हैं? एक बड़ा है और एक छोटी है बहन। और छोटी वाली बिल्कुल नॉर्मल है? बिल्कुल सारे, लेकिन ये बस कोई डिफरेंस है बिल्कुल, दोनों को मारते हैं। इससे बड़ा है वो भी इससे डरते हैं, अजीब सी एक कैफियत है। वो डरता है? अजीब सा। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत गुस्सा करते हैं, मारते भी हैं? बिल्कुल, अपनी माँ पर भी मतलब इस तरह वो बस अजीब से एक वो है ना, मुझसे भी नहीं डरते हैं, अपनी वालिदा से भी नहीं डरते हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही। मतलब वो टोटली इस पॉलिसी पे कि डरना सिर्फ खुदा से चाहिए। गुस्से में स्कूल से जब भी आ जाते हैं तो वालिदा को कहती है मुझे ये दे दें, वो दे दें, और शाबाश ये सारी चीजें रख दें, फिर मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, और बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही कि क्या करूँ बच्चे का। और जितने वो नखरे उठवाते हैं आप लोग उतने नखरे उठाते हैं, तो बस क्या करें, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो बच्चे हैं तो समझ नहीं पड़ रही है, बिल्कुल काफी परेशान है। ठीक है जी, हम आपको इस बारे में अभी आपको डॉक्टर साहब जो है अच्छे से बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, ये तो मसला CP का तो नहीं है? जी, ये CP का नहीं है, CP का तो नहीं है, हाँ। बिहेवियरल प्रॉब्लम है जी। और जिस तरह आप कह रही थी कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए उसको, और उन्होंने दिखाया होगा ज़रूर किसी डॉक्टर को, लेकिन वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट नहीं होगा। तो इतने रीजंस होते हैं बच्चे के जो वालिदैन अक्सर नहीं समझ पा रहे होते। कोई ऐसी चीज़ उसको फोर्स करके कराई जा रही होती है जो वो नहीं करना चाह रहा, शायद वो स्कूल ही ना जाना चाह रहा हो, उसमें उसको काउंसलिंग चाहिए। शायद स्कूल में कोई एक स्टूडेंट हो जिससे वो बहुत इरिटेट हो रहा हो, उस पर काउंसलिंग चाहिए, या कोई टीचर ऐसा है, या वैन में उसके कुछ है, या फिर रास्ते में इतने रीजंस है ना, क्या उसको शायद कोई नाइटमेयर ऐसे आ रहे हो, यू नेवर नो। तो इसको एक
एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास इस वक्त ले जाना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रीजंस जो होते हैं हम नॉर्मल लोग नहीं एकदम से पॉइंट आउट कर सकते, वो बच्चे से बात करके ही उसके अंदर से निकलती हैं जी चीज़ें। बिल्कुल, बच्चे से बात करने की ज़रूरत है। सही जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड नहीं, कौन बात कर रहा है? फारूक सलीम बात कर रहा हूँ। फारूक साहब कहाँ से? हाँ जी, मैं डिफेंस बात कर रहा हूँ। आपके पीछे बहुत शोर हो रहा है। जी हाँ, आपके पीछे बहुत शोर है। नहीं, मेरे पीछे शोर नहीं है। नहीं है? टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे। टीवी की आवाज बंद कर दी। हाँ जी, चले भी, अच्छी बात है जी। हमारे पोल का जवाब दें। अपना मैंने बाद में सुना है पूल गया था। और पोल का सवाल था कि क्या अपने बच्चे की गलत तरफदारी करनी चाहिए नोइंग कि उसने गलत काम किया है, दूसरों के सामने क्या उसको डिफेंड करें या क्या करें? अपना बच्चा, अपने बच्चे को तो हम बचाएंगे ना। हाँ। नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? नहीं बताऊंगा। नहीं बचाएंगे? नहीं। मतलब सही बात है, गलत तरफदारी नहीं करनी चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मेरा अप्रैल में हुआ है, क्या नाम है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। ओके, फिर? वो तो दोनों टांगे जो हैं वो अपना खत्म हो गई हैं। अच्छा, ओके। तो ये अपना डॉक्टर अतर इनाम ने किया था डिफेंस अपना उधर अपना खान में। अच्छा। तो वो अभी तक फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। अप्रैल से अब तक फिजियोथेरेपी का? हाँ ठीक है, ओके। तो अभी तक वो सही नहीं हुआ। अभी तक सही? कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? नहीं कोई डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी नहीं। जी नहीं, मैं पूछी थी डॉक्टर साहब ने कुछ पूछना है। अच्छा, तो मतलब आप अभी सिर्फ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं? हाँ। और कोई इम्प्रूवमेंट, आप खुद नहीं चल सक रहे हैं? नहीं। डॉक्टर साहब ने जब आपको ऑपरेशन किया था तो आपको करने से पहले बताया था ना कि ऐसा हो सकता है? हाँ। ठीक है जी, चले हम इस बारे में बताते हैं आपको। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आना, आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हैं और बहुत अच्छी जगह का भी नाम ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी होंगी जी। अब उनको फिजियोथेरेपी देखें, अप्रैल से ये वक्त आ गया, नहीं हुई है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने हो चुके हैं इस बात को। एक तो ये कि हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, दूसरा ये है कि ये न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का काम है जो इनका मसला है, और तीसरा वैसे और साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। जनरली ये है कि इस तरह की चीज़ में वक्त लगता है और फिर देखना ये होगा कि ब्रेन ट्यूमर ने कौन से हिस्से को इन्वॉल्व किया था, हाँ, तभी तो और फिर उस ब्रेन ट्यूमर को निकालना है, तो उसकी वजह से भी कुछ डेफिसिट होता है। तो बेसिकली ये न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन से ही कंसल्टेशन इनको करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, वो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, तो वो मैं ले लूँ? जी अच्छा नहीं छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।